हरियाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हरियाली में हम चर्चा करते हैं उन्नत खेती के बारे में, जिससे कि कम से कम लागत खर्च करके किसान ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। हरियाली के माध्यम से किसानों को फसलों से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में हम जानकारी देते हैं, जिससे कि हमारे किसान अपनी खेती और फसलों की पैदावार को सही तरीके और मानक के साथ कर सकते हैं। और आज के हमारे हरियाली कार्यक्रम में हम बात करेंगे बागवानी खेती के बारे में। दरअसल मनोहर सरकार बागवानी खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि किसानों को फायदा हो रहा है। मनोहर सरकार बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मौजूदा वक्त में देश प्रदेश के किसान कृषि खेती के साथ बागवानी और आधुनिक खेती कर किसान मुनाफा कमा रहे हैं। किसान आम, अमरूद, जामुन, मौसमी, नींबू, किन्नू के बाग से हर साल अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो वहीं सरकार के प्रयास से बागवानी खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ उत्पादकता की गुणवत्ता पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि निर्यात के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी की जा सके। साथ ही प्रदेश के प्रौद्योगिकी केंद्रों में आलू के उन्नत बीज भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि किसान आलू की उन्नत किस्मों की खेती कर भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। वहीं प्रदेश की मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से बागवानी की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब बागवानी फसलों और आधुनिक खेती पर खासा जोर दे रही है। इसलिए अलग अलग फलों के नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक का अनुदान भी दिया जा रहा है, ताकि किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकें। प्रदेश सरकार की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी जमीन का विवरण देना होता है और कुल रकबा और बैंक विवरण को भी बताना होता है। हरियाणा सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बागवानी और आधुनिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से कई योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों को अमरूद के बाग लगाने पर 11,500 रुपए, नींबू के बाग लगाने पर 12,000 रुपए और आंवला के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए की राशि सरकार अनुदान के रूप में देती है। इसी तरह चीकू की खेती करने के लिए प्रति एकड़ 9,080 रुपए का अनुदान दिया जाता है, जबकि आम के बाग के लिए 5100 रुपए प्रति एकड़ की मदद दी जा रही है। इसके साथ साथ उन्नत किस्म के सब्जियों की आधुनिक खेती के लिए भी सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश के किसान मौजूदा वक्त में आधुनिक तरीके से बागवानी करके हर साल प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो देखा आपने किस तरीके से सरकार बागवानी खेती को बढ़ावा दे रही है और किसानों को बागवानी खेती से लगातार लाभ मिल रहा है। जी हां, आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बागवानी खेती की और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए और उनके साथ किसान रमेश कुमार भी मौजूद है, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार किसान किस तरीके से बागवानी खेती कर सकते हैं और कैसे वो मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो बागवानी खेती की हम बात कर रहे हैं। अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बागवानी खेती से किसानों को लगातार लाभ मिलता चला जा रहा है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार बागवानी खेती होती क्या है। देखिए सृष्टि, आज हम बागवानी खेती पर जो बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, जिला हिसार का गांव साहू है और साहू में जिस किसान के पास हम खड़े हैं, रमेश एलावादी इनका नाम है और ये किसान के साथ साथ एक
प्रेरणा स्रोत इसलिए भी है, ये अध्यापक हैं और इनका खुद का निजी स्कूल है, सैनिक हाई स्कूल उकलाना के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये खेती करते हैं और खुद काश्तकार करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। इन्होंने जो परंपरागत खेती थी उसको छोड़ करके यहाँ पर बागवानी लगाने का निर्णय लिया, और वो बागवानी कैसे लगाई, कितने एकड़ में लगाई, वो तमाम चीजें हम रमेश जी से ही जान लेते हैं। रमेश जी, स्वागत है हर खबर हरियाणा में आपका। नमस्कार जी। आपने लॉकडाउन में जिस समय स्कूल बंद हो चुके थे, आप खेतों में पहुंचे, बागवानी की शुरुआत की। हमारे दर्शकों को बताएं कैसी शुरुआत की और बागवानी कितने एकड़ में क्या क्या लगाया। सर, स्कूल चलाते चलाते एकदम से जैसे लॉकडाउन की परिस्थितियां हुई, तो हमने सोचा कि जिस तरह से सारे काम धंधे हमारे ठप हो चुके थे और स्कूलों के ऊपर सबसे ज्यादा कुठाराघात था, और निजी स्कूल होने के नाते फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की पैतृक जमीन के ऊपर ही कुछ न कुछ अलग किया जाए। और एक ऐसी धुन सवार हुई कि कुछ न कुछ बागवानी की तरफ बढ़ा जाए। और जिस तरह से हमने सुना सरकार इतनी रियायतें दे रही है, सरकार इस प्रकार से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रही है, तो हमने सोचा कि बागवानी के प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम किया जाए। तो हमने स्टार्टिंग में तो शुरू में मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इस प्रकार के प्लांट्स लाए जाएं। तो सबसे पहले जो मैंने विचार किया कि प्लांट्स भी इस तरह से लगाए जाएं कि हमारा जो कारोबार है कुछ दो पैसे की आमदन भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अमरूद की खेती से मैंने अपना काम शुरू किया, और मैंने सर ये आपके सामने है 2.5 एकड़ के अंदर मैंने पूरा का पूरा अमरूद का प्लांटेशन किया, और इसके अंदर लगभग 530 के लगभग प्लांट्स लगे सर। और एक एक प्लांट को पहले जिस तरह से बागवानी के बारे में मैंने कई किसानों से चर्चा भी की, तो उन्होंने कहा कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप लोग उसके अंदर पीएचडी होना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने जितने भी लॉकडाउन के 6 मंथ के दौरान जितने भी आसपास के बागवानी के क्षेत्र थे, बड़े बड़े बागवानी के क्षेत्र हमारे नजदीक में राष्ट्रपति अवार्डेड हैं शिवशंकर जी और परविंदर भाटिया जी, बहुत अच्छे किसान हैं। मैंने उनसे मिलकर उनके खेतों को देखा और उनके बारे में हर चीज को जाना कि किस तरह से हम कम खर्चे में और ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि परंपरागत खेती एक घाटे का सौदा साबित हो रही थी। जो लागत किसान लगाता है उस लागत से हमें बहुत कम प्राप्त होता है, कई बार तो हमें घर से भी देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से किसान के साथ साथ अध्यापक भी हैं और ये एमए बीएड है, और आज का किसान जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी ज्यादा तरक्की करेगा। उसके साथ साथ सृष्टि में कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अमरूद का पेड़ इन्होंने लगाया हुआ है जी, और पूरे की पूरे तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे बागवानी खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। रमेश जी किसानों के लिए मिसाल बने हैं। उन्होंने लॉकडाउन में किस तरीके से बागवानी की खेती को बढ़ावा दिया है वो आपको हम दिखा रहे हैं, और साफ तौर पर बता भी रहे हैं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बागवानी खेती से कर सकते हैं। जी अनूप, तस्वीरें दिखाई किस तरीके से बागवानी खेती रमेश ने की है। जी, मैं साथ में रमेश जी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं और बता रहा हूं कि ये इन्होंने साथ में एक बहुत अच्छी जो चीज की है, यहाँ पर जो अमरूद के पौधे लगाए हैं, इसके साथ साथ इन्होंने सरसों की बिजाई की है। एक अच्छी फसल सरसों की लेंगे, उसके साथ साथ इन्होंने चने की फसल, जो बीच में अलग से जो खाली जगह रह जाती है उसमें इन्होंने चना की बिजाई कर दी। चना भी अपने आप में बड़ी महंगी फसल है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो सरसों की फसल है, ये सर्दी में इन पौधों को नुकसान भी नहीं होने देगी। ये तमाम सर, आपने अमरूद के साथ साथ सरसों और चना भी बिजा है, तो ये कैसे ख्याल आया? सर, क्योंकि अभी प्लांटेशन की तो पौधों का जो साइज था छोटा था, तो मैंने सोचा कि ये जो खाली 14 बाई 14 स्क्वायर के ऊपर मैंने पौधे लगाए हुए हैं, और मैंने सोचा क्यों ना ये खाली स्पेस का फायदा उठाया जाए। तो मैंने इसमें सरसों की बिजाई कर दी। सरसों की बिजाई करने के बाद भी सर ये इसके बीच में फिर भी गैप रह गया, तो इस गैप को ढकने के लिए मैंने सोचा कि अगर इसमें खरपतवार होती है
तो मेरी मेहनत फिर भी बढ़ जाएगी। तो खरपतवार को बचाने के लिए मैंने कुछ ना कुछ इसके अंदर, और तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चने की फसल लगा दी जाए, जिससे जमीन को आसपास जितनी जगह भी कवर करेंगे सर ये, तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है चना। तो बिल्कुल। देखिए सृष्टि, किसान इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो अब एक नहीं, दो नहीं, तीन फसल यहाँ पर पैदावार ले रहे हैं। इनकी जो बागवानी है वो तैयार हो रही है, साथ में सरसों की और चने की फसल भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम इनकी कुछ यहाँ पर प्लांट्स के साथ साथ इन्होंने टैंक बनाया हुआ है, उसकी जानकारी भी सृष्टि लेंगे कि इन्होंने क्या क्या तैयारियां यहाँ पे की है, और इनका ये बताना है कि इससे खाद और पानी दोनों की जो है बहुत ज्यादा बचत होती है। रमेश जी, इसके बारे में भी हमें बताएंगे कि ये यहाँ पर जो आपने लगाया है ये क्या है और इससे क्या क्या फायदे होंगे। रमेश जी सर, जैसे कि पानी के बचाव करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना जल को भी बचाया जाए, तो हमने ये टैंक वाला सिस्टम शुरू किया और टैंक के साथ ड्रिप इरिगेशन शुरू की। ड्रिप इरिगेशन में सर जो समय समय पर, अब जिस तरह से प्लांट्स छोटे हैं तो प्लांट्स को मैक्सिमम 4 लीटर पानी की जरूरत है। तो प्लांट्स बड़े होंगे कुछ महीनों के बाद 4 से इनका 6 लीटर, 6 से 10 लीटर, 10 से 54 लीटर तक पानी देने की जरूरत पड़ती है सर लास्ट तक। तो ये हमने इस तरह से सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम ड्रिप से इनकी पौधों की सिंचाई करते हैं, और ताकि पानी को भी व्यर्थ ना किया जाए। और सर एक जो ये ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ एक और लेटेस्ट जो अपडेशन है किसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि हम साथ साथ अपडेट भी रहेंगे तो हम किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेंगे। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम भी हमें लगा के दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें हम मान लीजिए पौधे को हमने 1 ml या 2 ml जितनी भी मेडिसिन देनी है उसी प्रकार से, उसी मात्रा के आधार पर ये वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ सर। ये हम इसके साथ एक यहाँ पे टब रखते हैं और टब के अंदर मेडिसिन डाल के और इसको वेंचुरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो हर पौधे को, अब मैंने आपको बताया कि 530 के लगभग हमारे पास प्लांट्स हैं सर, और हर पौधे को 2-2 लीटर, अगर हम चाहते हैं 2 ml दवाई चाहिए तो 2 ml ही दवाई पहुंचेगी। तो ये भी लेटेस्ट टेक्निक है सर जी। देखिए सृष्टि, पहले क्या होता था जब किसान किसी प्रकार का स्प्रे करता था तो वो जहाँ पौधे को पहुंचना चाहिए पहुंचता था या नहीं, लेकिन अब जो सिस्टम है उससे पौधे को जितनी मात्रा में खाद, दवाई और पानी चाहिए वो पहुंच जाता है। सृष्टि बिल्कुल अनूप, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि जमीन का कोई भी टुकड़ा यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है, पानी भी पूरी तरीके से यहाँ पर यूज में लाया जा रहा है, पानी का भी यहाँ पर वेस्टेज नहीं किया जा रहा है। काफी अच्छी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है जिस तरीके से रमेश लगातार खेती कर रहे हैं। अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रमेश जी से पूछिए कि कैसे अगर कोई भी किसान बागवानी खेती करना चाहता है तो उसे किस किस चीजों का साफ तौर पर ख्याल रखना चाहिए अगर वो पहली बार खेती करने जा रहा है। बिल्कुल रमेश जी, अगर कोई किसान शुरुआत करना चाहे बागवानी की तो कैसे जमीन को तैयार करे, कैसे पौधों का चयन करे, कौन सी बागवानी फायदेमंद रहेगी, इसके बारे में बताइए। सर, इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह मुझे बताया गया कि इसकी पूरी जानकारी लेनी जरूरी है, तो सर मैंने लगभग 100 के लगभग जो फार्मर्स से संपर्क किया, उनसे पूछा, और जितने भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की मैंने। और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा, सबसे पहले मैंने तो लैंड लेवलिंग करके बिल्कुल लैंड को समतल किया ताकि एक भी बूंद हमारे पानी की वेस्ट ना हो। और उसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने बात की, ऑफिसर्स ने भी बड़ा सहयोग किया और बहुत अच्छा भी लगा। जहां भी जाते थे तो बड़ा मतलब बड़े ध्यान से वो लोग हमें बताते थे कि किस प्रकार की वैरायटी का चयन करना है। और उन्होंने सर मुझे बताया कि कम से कम 1 या 1.5 महीना पहले आप गड्ढों को तैयार करें। और तो सर इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो वर्मी कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, और उसके साथ इनका रेशो बनाया सर 5 kg वर्मी कंपोस्ट, 1 kg सिंगल सुपर फास्फेट और 250 ग्राम्स DAP और 1 kg जिप्सम। इनका सबका मिश्रण बना के मैंने प्रत्येक गड्ढे के अंदर सर उनको लगभग 3 फीट तक गहरा गड्ढा खोद के और उनके अंदर डाला। और 1 या 1.5 महीने के लिए मैंने उसको बिल्कुल प्लेन छोड़ दिया और उसके बाद एक बार से पूरी की पूरी जमीन को पानी से भर दिया। जमीन को पानी के भरने के बाद
सारे के सारे जहां जहां भी गड्ढे थे वो सर गड्ढे नीचे बैठ गए, ताकि हमें किसी प्रकार की निशानी में भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद जब धरती सही बत्तर आने के बाद फिर उसके अंदर मैंने इनकी प्लांटेशन की, और प्लांटेशन के बाद और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जब भी मैं किसान से सुनता था कि हमने इतने पौधे लगाए हैं, हमारे इतने पौधे मर गए हैं इतने, किंतु आपको अनूप सर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने 530 प्लांट्स लगाए, जिसमें से एक भी पौधा नहीं मरने दिया हमने। सारे के सारे पौधे एज इट इज कायम है हमारे पास। देखिए सृष्टि, जो रमेश इलाहाबादी जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसान पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने खेत में काम करे, वो पैदावार तो दोगुनी कर ही सकता है, उसके साथ साथ एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स यहाँ पर कमा सकता है। और जिस प्रकार इन्होंने लॉकडाउन में यहाँ पर शुरुआत करी, उस समय लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें। इनके पास कुल 12 एकड़ जमीन है, जिसमें से 3.5 एकड़ में इन्होंने बागवानी शुरू कर दी है, और इसके बाद धीरे धीरे ये पूरी बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से रमेश जी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले अमरूद की खेती को शुरू किया, तो मैं जानना चाहूंगी आप उनसे पूछिए कि अमरूद की खेती में सबसे पहले किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर अमरूद में कीड़े लग जाएं तो उससे हमें कैसे अपनी खेती को बचाना चाहिए, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए अमरूद की खेती के लिए। बिल्कुल रमेश जी, 2-3 सवाल हमारे यहाँ पर है कि एक तो आपने अमरूद का बाग शुरू किया है, तो इसके लिए अगर इसमें कोई बीमारी आ जाती है तो उसका कैसे निदान किया जा सकता है, और इसके अलावा आपने और कौन कौन से भी यहाँ पर पौधे लगाए? सर बीमारी का मैंने आप लोगों को पहले बताया, थोड़ी सी अभी मुझे जिस तरह सुंडी की शिकायत दिखाई दी, तो समय समय पर सर मैं 2 बजे तक स्कूल में रहता हूं और 3 बजे मैं अपने फार्म हाउस पे पहुंच जाता हूं सर, और लगभग 2 घंटे मैं खुद हार्ड वर्क करता हूं, एक एक पौधे को मैं संभालता हूं कि किसी पौधे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी लास्ट वीक ही मैंने चेक किया कि मुझे 1-2 जगह सुंडी दिखाई दी, तो मैंने तुरंत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात करके जो भी उन लोगों ने मुझे स्प्रे या जो भी पेस्टिसाइड डालना था मैंने उसके अंदर डाल के और बिल्कुल ओके कर दिया है। तो इसके अलावा अमरूद के अलावा और भी आपने बागवानी लगाई है? सर मैंने कुछ 20-30 जो प्लांट्स हैं इस प्रकार के रेयर प्लांट्स भी लगाए हैं सर, जिसमें माल्टा है, नींबू है, मौसमी है, आम की कई प्रकार की वैरायटी हैं, और चीकू है, आलू बुखारा है। सर ये मैं डेमो के तौर पे मैंने काफी प्लांट लगाए हैं, और जो मेरा अगला स्टेप है, जो भी पौधा जो जमीन जिस पौधे को मानती है, जो उसके अकॉर्डिंग मैं उस बागवानी को आगे बढ़ाऊंगा सर। देखिए सृष्टि, इनका साफ तौर पर कहना है कि अमरूद का बाग तो इन्होंने शुरू कर दिया, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बागवानी है जिनको ये आगे बढ़ावा देंगे। बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से रमेश जी ने बताया कि उन्होंने अमरूद की खेती करी और किन किन चीजों का विशेष तौर पर उन्होंने ख्याल रखा है, तो हमने वो भी दर्शकों को बताया। आइए अब हम जान लेते हैं कि सरकार की योजनाओं का किस तरीके से किसान फायदा उठा सकते हैं। अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार भी लगातार अग्रसर है और बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार किसानों की सहायता की जा रही है, तो कैसे किसान आवेदन कर सकते हैं, कैसे योजनाओं का फायदा किसान उठा सकते हैं? ये रमेश से ही जान लेते हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से सरकार लगातार किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो कैसे इसका प्रोसेस चल सकता है, किन अधिकारियों से संपर्क किया जाए, और क्या क्या सरकार की तरफ से किसानों को मदद मिलती है? सर फिलहाल तो सर मैंने सारा का सारा जो अपने लेवल पे ही काम किया है सर, किंतु जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो ऑफिसर से मिलना होता है, तो बार बार उनका कहना यही होता है कि ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए। तो सर ये जिस तरह से टैंक बना हुआ आपके सामने, टैंक का और जितने ये ड्रिप इरिगेशन सारा का सारा सिस्टम लगाया सर, सारा का सारा मैंने ऑनलाइन पंजीकरण करवा दिया है। उसके बाद जिस तरह से भी गवर्नमेंट में पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति के अनुसार जिसका भी नंबर बढ़ता है उस हिसाब से। तो सरकार लगातार बागवानी खेती को बढ़ावा दे रही है और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप बागवानी खेती कर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस समय हिसार में मौजूद हैं और वो खेत में किसान के साथ हैं जिसने बागवानी खेती करके एक मिसाल कायम कर दी है। जहां लॉकडाउन में उन्होंने बागवानी की खेती की और अब सबसे ज्यादा मुनाफा वो कमा रहे हैं, तो आगे भी बागवानी खेती को वो बढ़ावा देते रहेंगे ताकि वो लोगों को भी जागरूक कर सके और किसानों की लगातार मदद कर सके। तो हम
कई सारे सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं। आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे, किस तरीके से आप बागवानी खेती कर सकते हैं, कैसे सरकार की योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तमाम चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार कैसे आप बागवानी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार किसान बागवानी खेती कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वो कैसे कमा सकते हैं। और हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ किसान भी मौजूद है, रमेश। तो अनूप, आपके पास आना चाहूंगी। जब भी हम कोई खेती करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आखिरकार जो फसल की कटाई और छटाई कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लीजिए कि किस किस फसल को कटाई और छटाई की जरूरत होती है, कैसे उसका रखरखाव हम कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें हो सके। बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से हम रमेश अलावादी से लगातार बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि बागवानी की खेती कैसे कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरसों और चने की खेती ये ले रहे हैं, जबकि 1 एकड़ में 3 तरह की फसल नहीं हो सकती। लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने बागवानी के साथ गेहूं की बिजाई भी की हुई है, क्योंकि किसानों को नुकसान नहीं होगा। किसान कई बार डर जाते हैं कि अगर उन्होंने बागवानी शुरू की तो उनकी जो परंपरागत खेती है, सरसों, गेहूं, धान जो है, उसको नुकसान होगा। तो वो नहीं होता, ये भी हम जानकारी लेते हैं। सर, और क्या फसल बिजाई की है आपने? गेहूं को भी साथ में बीज दिया है, और अगर जब पौधा बड़ा होगा तो उसकी कटाई छटाई किस प्रकार से की जाए? सर, इसके स्टेप्स होते हैं। 2 मंथ के बाद हमने इसकी कटाई की थी सर, और इसके बाद नेक्स्ट इसकी कटाई फरवरी के अंदर होगी सर। जितनी भी फालतू की शाखाएं हैं उनकी कटिंग सर ये खुद मैं अपने हाथ से ही करता हूँ। मैं किसी के भरोसे काम नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे सीखना भी है और आगे भी बढ़ना है। तो जब ये गेहूं आपने साथ में बिजाई कर दी है इसके अंदर, तो इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं सर, क्योंकि पौधों की हाइट अभी कम है और गेहूं ज्यादा से ज्यादा 3 फीट की ऊंचाई तक जाता है सर। और इसके बाद गेहूं कटने के बाद फिर नेक्स्ट फसल उसमें हम कोई बेल वाली सब्जियों की, इसके अंदर आगे का जो हमारा कार्यक्रम है कि बेल वाली सब्जियां उगाई जाएं जो कि जमीन से नीचे रहें और प्लांट्स को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और किसान को एक्स्ट्रा आमदन होती रहे। तो इसमें आप गेहूं की फसल के बाद आगे आप जैसे घिया है, तरबूज है, खरबूजा, इस प्रकार की फसल भी लेंगे? जी सर, इसके बाद हमने घिया, खरबूजा और इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सब्जियां यहाँ की जमीन जिसको मानती है वो सब्जियां उगाएंगे। तो आज आप इस तरह से अब आप बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ किसान हैं जो आज भी परंपरागत खेती पर जुड़े, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
सर मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि समय के साथ साथ जिस प्रकार से हम परंपरागत खेती, हमारे इस एरिया के अंदर धान के बाद गेहूं, बस 2 ही प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो जब तक जमीन का फेर चक्कर बदल नहीं होगा तब तक ज्यादा आमदनी की हम आशा भी नहीं कर सकते। और किसानों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी समय के साथ साथ अपडेट रहे और कृषि विभाग की तरफ से इतनी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ भी उठाएं और अपने कार्य को सही तरीके से चलाते रहें। देखिए सृष्टि, ये पढ़े लिखे किसान हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद खेती में जुड़े हुए हैं। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से खेती जो घाटे का सौदा होती जा रही थी, उसको अगर हम बागवानी की तरफ बढ़ावा देंगे तो वो घाटे का सौदा नहीं रहेगी। सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं बागवानी खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि कैसे वो बागवानी खेती कर सकते हैं और किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप भी दर्शक इन बातों का साफ तौर पर ख्याल रखिए कि कैसे आपको बागवानी खेती करनी है और किस तरीके से आप अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार भी लगातार बागवानी खेती को बढ़ावा दे रही है, तो कैसे आप योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं, सरकारी योजनाओं का, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जैसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही